तो आइए इस किताब के सबसे दिलचस्प आइडिया से शुरू करते हैं। sun tzu कहते हैं, बिना लड़े जीतना ही सबसे बेहतर है। अब देखिए, एक किताब जो जंग के बारे में है, वही जंग से बचने को कह रही है। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना? लेकिन इस किताब का असली सार यही है। ये आक्रामक होने के बारे में नहीं, बल्कि गहरी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के बारे में है। और ये मत सोचिए कि ये बस कोई पुरानी फिलॉसफी की बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हॉलीवुड फिल्म वॉल स्ट्रीट के गॉर्डन गेको से लेकर जनरल डगलस मैकार्थर जैसे मिलिट्री लीडर्स तक, और आज के बिजनेस सीईओज से लेकर स्पोर्ट्स कोचेस तक, हर कोई, लिटरली हर कोई इसकी स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये प्राचीन सैन्य ज्ञान आज भी बोर्डरूम्स और खेल के मैदानों में गूंज रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक 2500 साल पुरानी मिलिट्री मैनुअल मॉडर्न सक्सेस की बाइबल बन कैसे गई? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसके इतिहास को और इसके मिस्टीरियस लेखक को समझना होगा। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करने के लिए समय में पीछे चलते हैं। पहला कदम, ये 2500 साल पुराना बेस्ट सेलर है। क्या और कहां से आया? ये किताब लिखी गई थी चीन के इतिहास के सबसे, कह सकते हैं, क्योटिक दौर में। इसे वॉरिंग स्टेट्स पीरियड कहते हैं। सोचिए, एक ऐसा टाइम जब छोटे बड़े राज्य लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। हर दिन जिंदा रहने की जंग थी। ऐसे माहौल में सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता था। जिंदा रहने और जीतने के लिए जरूरत थी एकदम शार्प स्ट्रेटेजिक सोच की। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया द आर्ट ऑफ वॉर को। लेकिन सवाल ये है कि इस कमाल की किताब को लिखा किसने? sun tzu, ये कोई असली इंसान थे या सिर्फ एक कहानी? चलिए इस मिस्ट्री को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक मशहूर इतिहासकार हैं सीमा कियान। उनके मुताबिक sun tzu बिल्कुल असली जनरल थे। एक बड़ी मशहूर कहानी है। वू के राजा ने उनकी काबिलियत को टेस्ट करने के लिए एक अजीब सा काम दिया। उन्हें अपनी 180 रानियों को डिसिप्लिन सोल्जर्स बनाना था। पहले तो उन महिलाओं ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्हें सब मजाक लगा। तब sun tzu ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने उस टुकड़ी की कमांडर्स, जो राजा की 2 सबसे प्रिय रानियां थीं, उन्हें मौत की सजा दे दी, राजा के मना करने के बावजूद। और बस इसके बाद पलक झपकते ही बाकी सभी महिलाएं एकदम डिसिप्लिन सैनिक बन गईं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। आज के स्कॉलर्स को इस स्टोरी पर काफी डाउट है। उनका कहना है कि उस दौर के जो ज्यादा डिटेल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि ज़ूज़ुआन, उसमें हर बड़ी लड़ाई और इंपॉर्टेंट लोगों का जिक्र है, लेकिन sun tzu का नाम कहीं नहीं मिलता। तो क्या सीमा कियान ने बस एक मनगढ़ंत कहानी बना दी थी? और ये मिस्ट्री सदियों तक चलती रही। देखिए, sun tzu के माने गए जीवनकाल और उनके बारे में पहली बार लिखे जाने के बीच लगभग 400 साल का गैप था। इतना लंबा गैप। फिर 1972 में अचानक से एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जमीन खोदते वक्त बांस की पुरानी पट्टियां मिली। और जब इन पट्टियों को पढ़ा गया तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। इनसे एक नहीं बल्कि 2 मास्टर सन के बारे में पता चला। एक थे sun tzu, जिनका असली नाम sun wu था, और दूसरे थे उनके ही वंशज sun bin। तब जाकर सदियों का कंफ्यूजन दूर हुआ। असल में 2 अलग-अलग ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट्स की कहानियां वक्त के साथ आपस में मिल गई थीं। तो लेखक कौन थे, इससे भी ज्यादा जरूरी है इस किताब की फिलॉसफी। तो चलिए अब सीधे द आर्ट ऑफ वॉर के कोर प्रिंसिपल को समझते हैं, बिना लड़े जीतना। इस किताब का ज्ञान ताओइस्ट फिलॉसफी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ताओइज्म क्या कहता है? ये कहता है कि यूनिवर्स के साथ हार्मनी में रहो, फोर्स इस्तेमाल करने के बजाय फ्लो के साथ चलो। ये सिखाता है कि सबसे बड़ी ताकत पत्थर की तरह कठोर होने में नहीं, बल्कि पानी की तरह फ्लेक्सिबल होने में है। पानी जो हर रुकावट के आसपास से अपना रास्ता बना ही लेता है। sun tzu ने स्ट्रैटेजी को एक हायरार्की में रखा है, मतलब लेवल बाय लेवल। लेवल 1 सबसे बेस्ट, दुश्मन के प्लान को शुरू होने से पहले ही फेल कर दो। लेवल 2 उससे थोड़ा नीचे, उनके दोस्तों और सहयोगियों को तोड़ दो। लेवल 3 ठीक ठाक ऑप्शन, उनकी सेना पर हमला करो। और सबसे आखिरी, सबसे खराब ऑप्शन, उनके किले को घेर लो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मतलब असली लड़ाई तो लास्ट रिजॉर्ट है। इस किताब का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीत शांत दिमाग से मिलती है, गुस्से या लालच से नहीं। sun tzu कहते हैं, जो जंग में माहिर होते हैं वो गुस्सा नहीं करते। सोच के देखिए, एक इमोशनल लीडर, उसके अगले कदम का अंदाजा लगाना कितना आसान होता है। वो कमजोर होता है। असली पावर तो शांत और स्थिर रहने में है। sun tzu का एक कोर कॉन्सेप्ट है फॉर्मलेसनेस।
मतलब बिल्कुल पानी की तरह, जिसका कोई शेप नहीं होता। इसका मतलब है इतना अनप्रेडिक्टेबल, इतना सीक्रेटिव रहना कि आपका ओपोनेंट समझ ही ना पाए कि आपका अगला मूव क्या होगा। ये डिसेप्शन की आर्ट है। जब दुश्मन सोचे कि आप कमजोर हैं, तब आप असल में मजबूत होते हैं। जब वो आराम कर रहा हो, तब आप अटैक करते हैं। जब आपका कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं होता, तो आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, सिचुएशन आपको नहीं। तो ठीक है, ये सब पुरानी बातें हो गईं। सवाल ये है कि ये प्राचीन फिलॉसफी आज की दुनिया में, खासकर बिजनेस में, कैसे काम आती है। तो चलिए बैटलफील्ड से निकलकर अब सीधे बोर्डरूम में चलते हैं। सुन त्सू का शायद सबसे फेमस कोट है, अपने दुश्मन को जानो और खुद को जानो, और आप 100 लड़ाइयां बिना हार के डर से लड़ सकते हो। यही मॉडर्न स्ट्रैटेजी की नींव है। आज की बिजनेस लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है? खुद को जानो मतलब स्वॉट एनालिसिस करो, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझो। और दुश्मन को जानो का मतलब है अपने कॉम्पिटिटर्स का डिटेल्ड एनालिसिस करना। देखा, ये कोई पुराना रहस्य नहीं है, ये तो आज की बिजनेस स्ट्रैटेजी 101 है। सुन त्सू इन्फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंस पर भी बहुत जोर देते थे। उनका कहना था कि पहले से खबर उन लोगों से हासिल करनी चाहिए जो दुश्मन के सिचुएशन को अंदर से जानते हैं। सीधे शब्दों में, उस जमाने के जासूस। तो आज के जासूस कौन है? वो है मार्केट रिसर्चर्स, इंडस्ट्री इनसाइडर्स और आपका प्रोफेशनल नेटवर्क। क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन के बिना बनाई गई कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ एक अंधा तीर है। और ये जो पैरेलल्स हैं, ये बहुत गहरी हैं। सुन त्सू का भूभाग यानी टेरेन आज का मार्केट लैंडस्केप है। उनकी सेना वो है आपकी कंपनी की टीम। सेनापति वो आज का लीडर या सीईओ है। और एक सही समय पर किया गया हमला वो आज के स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट लॉन्च जैसा है, जो पूरे मार्केट को हिला दे। इससे साफ पता चलता है प्रिंसिपल्स वही हैं, बस बैटलफील्ड बदल गया है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। 2500 सालों में तलवारों की जगह स्प्रेडशीट्स ने ले ली है और किलों की जगह मार्केट शेयर ने। हथियार बदल गए हैं, बिल्कुल, लेकिन क्या संघर्ष का, कॉन्फ्लिक्ट का नेचर बदला है? शायद नहीं। और द आर्ट ऑफ वॉर हमें बार बार यही याद दिलाती है